फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फर्स्ट फ्लाइट। मैं अनामिका आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री। मतलब ये डीयू के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सोल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इग्नू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम करेंगे हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री अप टू 300 BCE। दोस्तों, ये मैं आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन करवाऊंगी। इसमें जो प्रीवियस ईयर देखे 4-5 सालों में या लास्ट 10 ईयर्स में देखे या फिर कल के एग्ज़ाम में देखे, तो ये जो क्वेश्चन है वो हर साल ही आया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका ये फर्स्ट टॉपिक भी है और इससे हर साल ही क्वेश्चन आ जाता है। कभी एक, कभी दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के पुरातात्विक स्रोतों के योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्रचना में विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों की का महत्व का आकलन कीजिए। तो इसी का मैं आज आपको आंसर करवाऊंगी कि किसी टाइप से भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत आ जाए, चाहे वो साहित्यिक स्रोत आ जाए, तो आप इस पे कैसे अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे उसी पे आज मैं चर्चा करूंगी। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, तो हम इसमें करेंगे कि पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रो दे सकते हैं कि जो स्रोत है, स्रोत इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके आधार पर हम अपने अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतीत का कोई भी अवशेष स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हम स्रोतों को 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि नीचे दिया गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी स्रोत। तो पहले हम सबसे पहले करेंगे पुरातात्विक स्रोत, जो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी देखा, क्वेश्चंस में भी देखा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये हर साल, मतलब कि एक भी साल मिस नहीं हुआ है, इस टॉपिक से हर साल ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है कि पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोतों को हम मेनली अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला और मृदभांड के में विभाजित करते हैं। अब 1 बाय 1 हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभिलेख, तो सबसे पहले अभिलेख में हम आप क्या लिख सकते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपियोग्राफी कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। सामान्यतः अभिलेख को स्तंभों, शिलाओं, गुफाओं, मूर्तियों आदि पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। जो अभिलेख होते हैं, अधिकांश अभिलेख शासकों द्वारा उत्कीर्ण कराए जाते हैं। अधिकांश का ज़्यादातर जो अभिलेख होते हैं वो शासकों द्वारा उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, जिससे उनके जीवन, विचार तथा धर्म संबंधी दृष्टिकोण का पता चल सके। मतलब जैसे कोई राजा है जो युद्ध में जीत गए, तो उन्होंने अपने युद्ध के जीत का व्याख्यान करवाया अभिलेख में। किसी ने स्तंभ का निर्माण करवाया अपनी प्रशंसा के लिए, किसी ने कुओं का निर्माण करवाया तो अभिलेख का निर्माण करवा दिया। तो अशोक, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अशोक मतलब शिलालेख है या स्तंभ लेख है या अभिलेख है। तो अशोक के जो शिलालेख व अभिलेख है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिससे हमें प्राचीन भारत के विषय में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। तो ये सारे उनके विजय के उपरांत जो अभिलेख है वो लिखे गए हैं। उसके बाद हम सिक्के करेंगे। तो सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सिक्कों का। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। प्राचीन काल में सिक्के मुख्यतः सोने, चांदी, आप इसमें थोड़ा सा मेटल्स के बारे में बताएंगे कि किस किस से बने होते थे, कौन कौन से मेटल्स का यूज़ होता था। तो सोने, चांदी, तांबे का, पीतल का, इन सब से सिक्के निर्मित किए जाते थे। प्राचीन कालीन सिक्कों पर लेख के बजाय केवल चिन्ह पाए जाते हैं, मतलब कि जिनमें राजाओं के नाम हैं, कोई लेख नहीं होता था, बट एक सिंबल के तरीके से कि राजाओं के नाम का उल्लेख कर दिया, उनकी उपाधियाँ दे दी, तिथियों का वर्णन कर दिया। तो ऐसे ही सिक्कों से हमें पुरातात्विक स्रोत की जानकारी मिलती है।
उसके बाद हम करेंगे कि मूर्तियाँ क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए मूर्तियाँ भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। मूर्तियों से उस काल की सांस्कृतिक तथा कला संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। मतलब मूर्तियों से विदेशियों के साथ संबंधों के विषय में मतलब कैसे संबंध थे, जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं कि कुषाण काल की जो मूर्ति कला है उसमें यूनानी प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है। मतलब यूनानी आए और यूनानियों के जो भी मतलब उनकी कला था, उनकी कला को हम देखें तो उनकी कला बहुत महत्वपूर्ण थी। तो उसी कला में कुषाण काल की मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती है। अगर हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें, मथुरा कला की बात करें तथा मूर्तियाँ तथा अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, सांची के स्तूप है, इस सभी गुफाओं में वहाँ की सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो मूर्तियाँ भी हमारे प्राचीन इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उपयोग की जा सकती है। उसके बाद हम करते हैं चित्रकला। चित्रकला किसी भी समाज व शासन की संस्कृति उन्नति के विषय में बताता है। मतलब चित्रकला की वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का संस्कृति कैसा था। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं कि भीमबेटका की गुफाओं में निर्मित जो चित्र है वो तत्कालीन प्रागैतिहासिक काल की जानकारी देते हैं। जैसे आप अजंता की गुफाओं का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें जो निर्मित चित्रकला है वो माता और शिशु के भावनात्मक रूपों का वर्णन करते हैं। तो ये सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मृदभांड को। तो मृदभांड का अर्थ है मृदा से निर्मित बर्तन, भी पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी के प्रमुख स्रोत है। नवपाषाण काल में निर्मित जो पीले रंग के मृदभांड, हड़प्पा काल के लाल आपने मृदभांड देखे होंगे, पढ़ा होगा इसके बारे में। उत्तर वैदिक काल के चित्रित धूसर मृदभांड तथा काले मृदभांड से मौर्य काल की पहचान की जा सकती है। ऐसे मृदभांड है जिससे कि हमें प्राचीन इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। उसके बाद आप इसमें मतलब आलोचनात्मक में थोड़ा सा सकारात्मक और थोड़ा सा नकारात्मक दोनों ही पॉइंटों का वर्णन आपको करना चाहिए। तो नकारात्मक में आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें जो मृदभांड मिले हैं या फिर जो सिक्के हैं उस पर मतलब कुछ भी मतलब चित्रित तो है लेकिन वर्णित नहीं है। मतलब चित्रों के माध्यम से वर्णित किया गया है लेकिन हमें लिखित रूप में कुछ न मिलने के कारण इसको हम जानने में असमर्थ हो जाते हैं। मतलब जानकारी तो हमें प्राचीन काल की मिलती है बट उतनी नहीं मिल पाती है जितना कि हमें प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो चित्रित माध्यम में है, चित्रित लिपि में है और लिखित लिपि ना होने के मतलब लिखित में ना होने के कारण उसको जानने में बहुत मतलब उसको समझने में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके बाद जो इसमें खुदाई वगैरह होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये खर्चीला होता है। तो ये आप थोड़ा सा आलोचनात्मक वर्णन में लिख सकते हैं और नेगेटिव पॉइंट में। उसके बाद हम करेंगे साहित्यिक स्रोत। तो मतलब आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि इसमें इतिहास को प्राचीन इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों का कितना योगदान रहा है। तो आपको इसमें सारे साहित्यों का वर्णन करना चाहिए। जैसे पहला वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया, वेदांग, उपनिषद, सूत्र साहित्य, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन के साहित्य, ये सारे जो साहित्य है, साहित्यिक स्रोत है, वो हमारे इतिहास को जानने के लिए, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सारे साहित्य। सबसे पहले हम वेद करेंगे। तो हिंदू धर्म में वेद अति महत्वपूर्ण है। वेदों की कुल संख्या 4 है, ये सब आप जानते हैं पहले से ही। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है। इसकी रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय काल में की गई है, जबकि जो यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, इसकी रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व के समय काल में की गई। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियाँ मिलती है। अब थोड़ा सा आप बताएंगे कि ऋग्वेद में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियाँ मिलती है। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ, नियमों तथा अन्य धार्मिक कर्मकांडों से है। सामवेद का संबंध जो है वो यज्ञ के मंत्रों से है, जबकि अथर्ववेद में धर्म, औषधि तथा रोग निवारण आदि का उल्लेख किया गया है। तो ये 1-2 पॉइंट में आप समरअप कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे हम ब्राह्मण। तो ब्राह्मण वेदों के ही भाग है। प्रत्येक वेद के जैसे आपने देखा होगा कि एक NCERT आपकी बुक होती है और दूसरा गाइड आ जाता है। तो गाइड में उसका मतलब सॉल्यूशन दे रखा होता है। वैसे ही वेद जो हमारा है वो थोड़ा सा जटिल है
और स्रोत भी है, स्रोत के रूप में भी है, क्योंकि उसको लिखा नहीं गया था, उसको बहुत बाद में लिखा गया था वेद को। पहले जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी ने आपके पापा को कोई कहानी सुनाई, कि फिर आपके पापा ने आपको कहानी सुनाई, वैसे ही वेदों के साथ भी हुआ था। तो बाद में इसको लिखित रूप दिया गया, पहले ही स्रोत माध्यम में उपलब्ध था। तो ब्राह्मण जो है ना, वो वेद का सरल रूप है। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण अलग अलग है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में है, वो तो आपका पद्य में था वेद, लेकिन ये गद्य शैली में है। इनमें विभिन्न विधि विधानों तथा कर्मकांड का विस्तृत वर्णन है। ब्राह्मणों में वेदों का सार सरल शब्दों में दिया गया है, मतलब सरल शब्द है, वेदों का ये सरल शब्द है। ब्राह्मण जो है, इसमें सरल शब्दों में उसको समझाया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना विभिन्न ऋषियों के द्वारा की गई है। जैसे आप उदाहरण में दे सकते हैं कि ऐतरेय तथा जो शतपथ ब्राह्मण है, उसमें ये बहुत ज़्यादा ब्राह्मण जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम आरण्यक करेंगे। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वन। मतलब आरण्यक वे धर्म ग्रंथ है जिन्हें वन में ऋषियों द्वारा लिखा गया, और आरण्यक ग्रंथों में अध्यात्म तथा दर्शन का वर्णन है। उसके बाद हम करेंगे वेदांग। वेदांग क्या है कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वेद अंग, मतलब वेदों के अंग है ये। वेदांगों में वेद के जटिल ज्ञान को, इसमें भी ब्राह्मण की तरह जैसे ब्राह्मण में वेद का सरल अर्थ था, वैसे ही वेदांग में भी वेद के सरल अर्थों की चर्चा की गई है। आप वेदांग में इसका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 आपके महत्वपूर्ण वेदांग है। उसके बाद हम उपनिषद करेंगे। उपनिषदों की विषय वस्तु दार्शनिक है, यह ग्रंथों के अंतिम भाग है। उपनिषदों में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अध्यात्म व दर्शन के विषय पर चर्चा की गई है। उपनिषदों में ईश्वर और आत्मा के स्वभाव और संबंध का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह भारतीय दर्शन की प्राचीनतम पुस्तकों में से एक है। उपनिषद बहुत पुराना है, और इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो गुरु के समीप ज्ञान प्राप्त करना है। उपनिषदों की कुल संख्या अगर हम देखें तो 108 है। अगर आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि उदाहरण देने से हमारा आंसर बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो उदाहरण है मुंडक तथा छांदोग्य उपनिषद। उसके बाद हम करेंगे सूत्र साहित्य। सूत्रों का संबंध मनुष्य के व्यवहार से है। इसमें मनुष्य के कर्तव्यों, वर्णाश्रम व्यवस्था तथा सामाजिक नियमों का वर्णन मिलता है। उदाहरण आप दे सकते हैं कि स्रोत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र, ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र है। उसके बाद हम करेंगे स्मृतियाँ। स्मृतियाँ क्या है? तो स्मृति शब्द का अर्थ स्मरण करने की शक्ति से है। जैसे आप बोलते हैं ना, तुम्हें स्मृति नहीं कि ये हमने कब किया था, तो स्मृति का अर्थ ही है स्मरण करने की शक्ति से। स्मृतियों में मनुष्य के जीवन के संपूर्ण कार्यों की विवेचना की गई है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ये वेदों की अपेक्षा बहुत कम जटिल है। वेद बहुत ज़्यादा जटिल है, उसमें बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु जो स्मृतियां हैं उसमें सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनमें कहानियों व उपदेशों का संकलन है, और इसमें आप ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। उसके बाद आप उदाहरण में दे सकते हैं कि मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य के स्मृति आदि, ये इम्पोर्टेंट स्मृतियाँ हमारी है। उसके बाद हम करेंगे रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और रचना के समय रामायण में कुल 6000 श्लोक थे, परंतु समय के साथ साथ इसमें बहुत इजाफा हुआ, श्लोकों की संख्या बढ़ी और बढ़कर 12000 हुई तथा उसके पश्चात यह संख्या 24000 हो गई, और वर्तमान में भी हम देखें तो 24000 इसकी संख्या है। रामायण में कुल 7 खंडों में रामायण को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड और युद्ध कांड, और लास्टली है उत्तरकांड। उसके बाद हम करेंगे महाभारत। महाभारत विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। इसकी सूचना या इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की। रचना के समय इसमें 8800 श्लोक थे, जिसके कारण इसे जय संहिता कहा गया। कालांतर में समय के साथ
श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई, जिस कारण इसे भारत कहा गया। और गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1 लाख होने पर इसे महाभारत कहा गया। पूरे महाभारत में लगभग 2,20,000 श्लोक है। महाभारत में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, नीति, योग, शिल्प व खगोल विद्या आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके बाद हम करेंगे पुराण। पुराणों में प्राचीन ऋषि मुनियों व राजाओं का वर्णन है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। प्राचीन आख्यानों का वर्णन होने से इन्हें पुराण कहा जाता है, मतलब इसमें पुरानी बातों का अध्ययन किया गया है, इसीलिए इसे पुराण कहा जाता है। इनकी रचना संभवतः ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व की गई थी। पुराणों में विभिन्न देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप व पुण्य, धर्म, कर्म आदि का वर्णन किया गया है। आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण तथा भागवत पुराण जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण है। इन पुराणों में विभिन्न राजाओं की वंशावलियों का वर्णन है, इसलिए यह पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और प्राचीन इतिहास को जानने का ये बेहद महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ इसके साहित्य में भी वृद्धि हुई। बौद्ध साहित्य के मुख्य अंग जातक और पिटक है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है। यह कथाएं हैं, यह कथाओं के रूप में प्रचलित है और इसमें प्राचीन भारत के समाज की जानकारी मिलती है। त्रिपिटक सबसे पुराना बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक की रचना बुद्ध के निर्वाण के पश्चात की गई थी और इनकी रचना पाली भाषा में की गई थी। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम करेंगे जैन धर्म से संबंधित साहित्य। तो जैन ग्रंथों में महावीर के द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों का वर्णन है। प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता था या फिर कभी कभी आप पुब भी लिखा हुआ देखते होंगे। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म साहित्य में आगम काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आगम पुस्तक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जैन साहित्य में और इसके 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण व 6 छेद सूत्र है। इनकी रचना जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय, आपने सुना होगा कि जैन धर्म जो है वो बाद में श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए थे, तो श्वेतांबर संप्रदाय ने आगम की रचना की है। उसके बाद हम करेंगे विदेशी वृत्तांत में हम देखेंगे रोम व यूनानी लेखक को, मतलब विदेशों से लेखक आए, शासक आए, अपने साथ लेखकों को लाए और उन्होंने भारत को जैसा देखा वैसा उन्होंने वर्णन किया। तो इसमें देखेंगे रोम व यूनानी लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। तो रोम व यूनानी लेखक देखते हैं तो इसमें हेरोडोटस जो है वह टीसीएस का वर्णन यूनानी लेखकों में सबसे प्राचीन है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में भारत के और फारस के संबंधों पर प्रकाश डाला गया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ये सब इससे आप सभी अवगत होंगे। और यूनानी शासक सिकंदर के साथ काफ़ी यूनानी लेखक भारत आए। इनमें निरियाकस तथा एरिस्टोबुल्स के वृत्तांत महत्वपूर्ण है। एरिस्टोबुल्स ने हिस्ट्री ऑफ द वॉर नामक पुस्तक लिखी और सिकंदर के बाद मेगास्थनीज तथा डायनोसियस का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मेगास्थनीज के जो प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका में मौर्यकालीन समाज, प्रशासन व संस्कृति का वर्णन है। उसके बाद हम प्लिनी की पुस्तक को देखेंगे तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका को लिखा और इसमें भारत की वनस्पति, पशुओं तथा खनिज पदार्थों के साथ साथ भारत और इटली के व्यापारिक संबंधों का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम करेंगे सेकंड लास्ट चीनी लेखक। चीनी मुख्यतः भारत में धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से आए थे। वे मुख्यतः बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आए थे, लेकिन चीन से भारत आने वाले यात्रियों में जो देखें हम तो फाहियान, हेनत्सांग तथा इत्सिंग महत्वपूर्ण है। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और उसने अपनी पुस्तक फो क्यो की में भारतीय समाज, राजनीति तथा संस्कृति का वर्णन किया है। हेनत्सांग देखें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला। उसके बाद हम लास्ट करेंगे अरबी लेखक। तो अरबी लेखक मुस्लिम शासकों के साथ भारत आए
आए और 9वीं सदी में सुलेमान भारत आया, जिसमें उसने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में वर्णन किया। अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद में गुप्त काल के बाद जो समाज था, जो भारत की दशा थी, उसके बारे में लिखा। तो इसी के साथ दोस्तों आपका ये फर्स्ट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आज ही आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिनअप कर दूंगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका अपना कीमती समय देने के लिए।